यदि हमारे संचालक लोक शिक्षण महोदय श्री जितेंद्र शुक्ला जी जुड़ गए हो, तो मैं पुनः उनसे आग्रह करूंगा कि वो इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें और हम सभी से एक जो प्रतिज्ञा करवाई जानी है उसके बारे में वो प्रतिज्ञा दिलवाने का कष्ट करेंगे। आदरणीय श्री जितेंद्र। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पूरा विश्व और विश्व के साथ साथ हमारा देश भारत, हम छत्तीसगढ़ समेत सभी लोग कोविड-19 और उससे जुड़ी जो वैश्विक बीमारी है उससे जी जान लगा करके मुकाबला कर रहे हैं। और मित्रों, हम सबको ये भी पता है कि इस सबसे बड़ी चुनौती से, जो वैश्विक सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए हमें किसी जंग की जरूरत नहीं है, बल्कि हमको व्यक्तिगत रूप से अपने लिए किए जाने वाले कार्यों के द्वारा इस जंग से हम पार पा सकते हैं। और जैसा सभी जो परामर्श देने वाले स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग ये कहते हैं कि कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं जिनका हमें पालन करना ही चाहिए, बस मैं आप सभी से वही अनुरोध करना चाहूँगा कि सदैव सार्वजनिक जगहों पे जब जाएं, किसी से भी मिले जुले, घर परिवार के हों, मित्र यार हों, कोई काम करने वाला हो, सब्जी खरीदना हो, किसी से भी, तो आप हमेशा मास्क पहनें। कहीं से भी आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने हाथ को धोएं। सैनिटाइज़र यदि उपलब्ध है तो सैनिटाइज करें, नहीं तो जो भी उपलब्ध साबुन है या बाकी चीज़ें, उससे अपने हाथ को बार बार धोते रहें। मास्क का उपयोग यदि आपने किया तो उसको फिर से धो लें और फिर दोबारा उपयोग करें यदि वो करने योग्य है तो। इस तरह कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी किसी से मिले तो जो सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी बात हम कहते हैं, बेसिकली ये सोशल डिस्टेंसिंग से ज़्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसका हमको पालन करना चाहिए। 2 गज से ज़्यादा दूरी, मास्क है जरूरी। मैं इस अवसर पर कोविड-19 के लिए जो प्रतिज्ञा करनी है वो आप सबके समक्ष मैं खुद भी करना चाहूँगा। मैं जितेंद्र शुक्ला संकल्प लेता हूँ कि मैं कोविड-19 के बारे में सतर्क रहूँगा और मुझे और मेरे साथियों को इससे जुड़े खतरों के बारे में हमेशा ध्यान में रखूँगा। मैं इस घातक विषाणु के प्रसार को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े हुए आचार व्यवहार का अनुसरण करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने का वचन देता हूं। मैं सदैव मास्क, फेस कवर पहनूंगा। विशेषकर सार्वजनिक स्थानों पर मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना करके रखूंगा। मैं अपने हाथों को नियमित रूप से और अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोऊंगा। हम एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। नमस्कार। आदरणीय जॉब सर से रिक्वेस्ट है कि वो कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी बात रखें। थैंक यू सुदेश। सभी को जोहार। आदरणीय सुदेश जी और समग्र शिक्षा के एमडी भी होगा और ये कक्ष में ये जो 3 मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक है बच्चों को, सिर्फ मैं 5 में 7 मिनट में एक स्लाइड है, पता नहीं है अभिषेक या विशाल वो शेयर कर सकता है, ये तो ठीक है। 3 मुद्दे पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक है बच्चों पर कोविड का प्रभाव क्या है, और दूसरा है शिक्षा और संबंधित क्षेत्र में कोविड का प्रभाव क्या था, और तीसरा हम क्या कर सकते हैं। तो पहले स्लाइड है बच्चों पर कोविड का प्रभाव क्या है। हम ये जानते हैं 1945 के बाद कोविड मानवता के लिए सबसे खराब, सबसे बड़ी आपदा है। प्रत्यक्ष रूप में कोविड बच्चों को ज्यादा अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप पोषण, शिक्षा, गरीबी और सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
सब एक विनाशकारी स्थिति है, क्योंकि कोविड इस वर्ष में उपलब्धियां को यदि विनाशकारी, लेकिन हम इस शिक्षा में कोविड पर चर्चा करेंगे। वो अगला स्लाइड है कोविड बच्चों के लिए, वो जो फर्स्ट स्लाइड है बच्चों का प्रभाव, सब ये जो प्रभाव क्या है, दुष्प्रभाव क्या है, और ये है हमारा डिस्कशन पॉइंट। ये शिक्षा और संबंधित क्षेत्र में कोविड का प्रभाव क्या है, ये हम जानते हैं। ये कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण, स्कूल बंद होने के कारण बच्चों का लर्निंग आउटकम प्रभावित हुए हैं। यूनिसेफ के एक स्टडी के अनुसार 76% घरों में, हमारा इंडिया में घरों में ऑनलाइन सीखने का सुविधा नहीं है। ये जो अगर वो जो बाकी 24% में सुविधा है, लेकिन हमें पता नहीं है कितना घंटे का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, वो हम जानते नहीं है। सो इसका मतलब है ये जो पिछले 8 महीने से बच्चों का वो जो लर्निंग आउटकम में दुष्प्रभाव हुआ है, लर्निंग इज हैपेंड। दूसरा है हमारा ये जो हम सभी ये वैश्विक सबूत बताते हैं, और देखा भी है, एक आपदा के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट होता है स्कूल। तो ये जानकारी हमारा पास अभी नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं बच्चों का ड्रॉप आउट होता है। और यूनिसेफ का वो जो जुलाई अगस्त का एक स्टडी के अनुसार विश्व में 2.4 करोड़ बच्चों का ड्रॉप आउट होगा। तो छत्तीसगढ़ में कितना होगा ये हम जानते नहीं है। और ये भी हम जानते हैं, एक इमरजेंसी के बाद, कोविड के तरह एक आपदा के बाद बाल विवाह बढ़ जाता है। हमारे देश में 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल के पहले होता है। ये कोविड के कारण बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा, ये हो रहा है, बाल विवाह बढ़ रहे हैं। तो एनेक्डोटल रिपोर्ट कह रहे हैं बाल विवाह बढ़ रहे हैं। ये क्योंकि अगर वो बच्चे स्कूल में हैं तो बाल विवाह कम नहीं होगा। और दूसरा दुष्प्रभाव है ये स्कूल बंद है, लर्निंग डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके कारण बाल तस्करी जो वो बढ़ने का संभावना है। और दूसरा वो जो और एक मुद्दा है, ये चाइल्ड सेक्स अब्यूज, बाल यौन शोषण बढ़ेगा। और ये हम जानते हैं कोविड के कारण, स्कूल बंद होने के कारण बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य का प्रभावित किया है। और एक लॉन्ग टर्म में जब पढ़ाई नहीं होता है, बच्चे ड्रॉप आउट होता है, लर्निंग आउटकम कम हो जाता है, ये लॉन्ग टर्म में हमारा जीडीपी को प्रभावित करेंगे। और ये जो बच्चों का वो एक लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट होगा, इनका लर्निंग कैपेसिटी में, गरीबी में, सभी में। ये जो स्कूल का वो जो रुकावट, ये पढ़ाई बंद होने का, पढ़ाई में जो भी डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसके कारण इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। एंड वो रिवर्सिबल है। वो कोविड के बाद या 2 साल के बाद स्कूल में शुरू होगा, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट है, दुष्प्रभाव है, बहुत सारे दुष्प्रभाव इरिवर्सिबल है, वो करेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो तीसरा मुद्दा ये है, मेरा लास्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड। हम क्या कर सकते हैं? एक है अभिषेक, वो जो लास्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। एक है हमें ये हमारा वो जो हमारे राज्य में एक अच्छा मॉडल है, ये मोहल्ला स्कूल या सीख स्कूल, ये कार्यक्रम का विस्तार होना चाहिए। कम से कम हर गांव में, हर मोहल्ला में इसी तरह का 2 घंटे का पढ़ाई वो कार्यक्रम का विस्तार होना चाहिए। बहुत सारे जगह में हमारे राज्य में ये हो रहा है, लेकिन वो का विस्तार होना चाहिए। ये है दूसरा।
और पहला मुद्दा चार चार चीज हम क्या कर सकता है। दूसरा है हमें स्कूल रीओपन करना है, सभी प्रिकॉशंस लेके स्कूलों को फिर से खोलने के लिए हम थोड़ा प्रायोरिटाइज करना है। मैं जानता हूँ, when I am saying that I know the danger of an opening school, इसलिए मैंने कहा all precautions taken। हमें ये जो ग्लोबल हमारा यूनिसेफ का स्टैंड ये है, हमें स्कूल रीओपनिंग का प्रायोरिटाइज करना ही है। और तीसरा हमारा सुझाव ये है, हमारा स्कूल फिर से खोलने के लिए राज्य स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक हमें एक गाइडलाइन चाहिए। आप ये देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है, इसी तरह उसके अलावा यूनिसेफ का भी गाइडलाइन है, ये भी आप देखा होगा। सो हमें ये जो स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइन स्कूल रीओपन करने में हाउ टू ओपन, वो जो प्रिकॉशन के हेल्थ का मुद्दे पे और बाकी वो जो सफाई के मुद्दे पे और ये जो करिकुलम और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में हमें एक स्टेट स्पेसिफिक गाइडलाइन चाहिए। और वो 14 मुद्दा ये है, वी कैन नॉट स्टार्ट स्कूल एज नथिंग हैज हैपेंड। चिल्ड्रन आर कमिंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 9 months। हमें एक 100 दिन का एक करिकुलम डेवलप करना है। उस दिन में हमें कैचअप करना है। जो बच्चे हमने वो जो ये मार्च से स्कूल नहीं चल रहा है, सो वो इनका फाउंडेशनल जो कॉम्पिटेंसी है, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, सो वो प्राइमरी वो फाउंडेशनल कॉम्पिटेंसी और इनका वो मानसिक विकास के लिए वो जो मेंटल हेल्थ हैज बीन अफेक्टेड, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट टीचर्स। सो वी हैव टू हैव अ करिकुलम। वो जो फर्स्ट 1100 days कैन नॉट बी स्टार्टिंग just like as if nothing has happened, class 1, chapter 1, like that we cannot do। we have to have a separate वो जो class specific हमें एक curriculum होना चाहिए, and we should be transacting that for the first 100 days। ये है मेरा recommendation। thank you। थैंक यू जॉब सर, आपने बहुत कम स्लाइड में काफी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी दी। न केवल आपने जो डेंजर्स हैं, जो क्या क्या हो सकता है चाइल्ड विवाह से लेकर मेंटल डिसऑर्डर्स, इन सब चीजों के बारे में आपने जानकारी दी, बल्कि किस प्रकार से इनमें क्या किया जा सकता है ऐसे कंडीशंस पे, उसके बारे में भी काफी अच्छे से हम लोगों को अवगत कराया। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और निश्चित रूप से हम सभी इससे लाभान्वित हुए हैं। जिससे रिक्वेस्ट करूंगा जो कि बिहेवियरल चेंज का काम देखते हैं यूनिसेफ में, वे इस कोविड से किस प्रकार से हम सबको आगे, क्योंकि कोविड के साथ हमें आदत डालनी है आगे चलने की, तो किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी सुरक्षा के साथ। तो श्री अभिषेक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपनी माइक बंद कीजिएगा और जिनको यहाँ पे दिक्कत हो रहा हो वो फेसबुक के माध्यम से भी ये चर्चा में जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आज आगे की बात करने के पहले मैं एक बेसिक बात करना चाहता हूँ, जो व्यवहार परिवर्तन किसको कहते हैं, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो आप अगर इसको इस तरह से देखें तो सामाजिक व्यवहार परिवर्तन जो है वो संचार का उपयोग करके जब हम लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों के व्यवहार में बदलाव लाते हैं, जिसमें कई बार हम उनके ज्ञान, उनके दृष्टिकोण और उनके जो सामाजिक परिवेश जहाँ पे वो रह रहे हैं उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और एक नए काम के लिए हम बदलाव लाते हैं। तो इस काम को हम लोग व्यवहार परिवर्तन संचार कहते हैं। इसके साथ अगर आप ऐसा सोचे कि केवल विज्ञापन या वेबसाइट या कोई से अगर आप जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं तो ये एक बहुत एक तरीका है, लेकिन जब आप व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होगा, जहाँ पे आप एक स्ट्रैटेजिक और सुव्यवस्थित और टारगेटेड अप्रोच के साथ लोगों के व्यवहार परिवर्तन लाते हैं।
जो अच्छी व्यवहार परिवर्तन की जो अच्छे कार्यक्रम है, उसको अगर आप देखें तो वो एक सिस्टमेटिक होगा, बहुत व्यवस्थित होगा, एविडेंस बेस्ड होगा, उसका पार्टिसिपेटरी होगा, लोगों के लिए बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेशन होगा, और साथ साथ कैपेसिटी को भी ये बढ़ाएगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की तरह काम होता है। आप जब भी हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हैं, तो आप जब व्यवहार परिवर्तन की बात करते हैं तो आप प्राथमिक समूह, द्वितीय समूह और तृतीय समूह, आप बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो वो आपके प्राइमरी ऑडियंस है, जो प्राथमिक समूह है। लेकिन अगर उन बच्चों में अगर कई बार आप पेरेंट टीचर एसोसिएशन या पीटीए की बैठक करके पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करते हैं, अभी जैसे जोब सर ने एक बात कही कि सीख सीख मित्र हमारे राज्य में बहुत सारे जो युवा वॉलंटियर हैं वो बच्चों को मदद कर रहे हैं सीखने के लिए, पढ़ाई करने में। तो ये एक समूह है जो आपके लक्षित जो टारगेट ऑडियंस है उसके व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है। अगर इसी कंटेक्स्ट में समझा जाए तो कोविड और इससे बचाव के जो रोकथाम के उपाय हैं, अगर इसको समझे, आप सब आज बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि व्यवहार में ये चीजें नहीं आ पाती हैं। मैं वापिस एक बहुत सरसरी तरीके से वापिस ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ये कोविड जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन के सांसों के द्वारा फैलती है एक जगह से दूसरे जगह, और खास तौर पे ड्रॉपलेट जो आपके सांस और जो चीख में अगर जो बूंदे निकलती हैं, उन बूंदों की वजह से ये फैलता है। इसको अगर आप इस तरह से देखें तो आम जो लक्षण अभी देखें तो बुखार बहुत सामान्य इसमें लक्षण है, और सामान्य सर्दी खांसी जो होती है उसी तरह के लक्षण इसमें भी मिलते हैं। लेकिन इसमें एक और भी लक्षण है जो सांस लेने में तकलीफ। अगर ये लक्षण किसी भी व्यक्ति में आते हैं तो उसको तुरंत सलाह लेनी चाहिए बिना देर किए हुए, और स्वास्थ्य विभाग जो इसमें टेस्ट करते हैं उसको तुरंत सलाह लेनी चाहिए। जैसा अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ये संक्रमित व्यक्ति के खांसने छींकने से फैलता है। आप आमतौर पे हाथों में चिपक जाता है और उसके बाद आप किसी और चीज को छूते हैं तो ये एक जगह से दूसरे जगह फैल सकता है। कोविड को रोकने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप हाथों को बार बार साफ रखें हर 1 घंटे में। अभी की स्थिति है, अगर आगे विद्यार्थी खुलते हैं, बच्चे भी आते हैं, तो भी साबुन और पानी से बच्चों का हाथ हर 1 घंटे पे धुलता रहे, ये प्रोटोकॉल होगा। मास्क का इस्तेमाल करें जब भी घर से बाहर हो, और इसके साथ साथ जब छींक हो या खांसी हो उस समय अपने केहनी को इस्तेमाल करें छींक को रोकने के लिए, या कोई खास कपड़ा, अगर टिश्यू पेपर या कोई रुमाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे फिर उसको भी मतलब उसका भी जो व्यवस्था है वो ढंग से करें, उसको धोने और सुखाने का इंतजाम करें। इसके साथ शारीरिक दूरी, हम लोगों ने सामाजिक दूरी की बात की थी, सामाजिक दूरी या शारीरिक दूरी बना के रखें, 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी है। अगर बच्चे बैठ भी रहे हैं तो उनमें दूरी चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन एक जगह से दूसरे जगह पे ना फैल पाए। एक कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है जिसके लिए मैं इस स्लाइड पे बात करना चाह रहा था कि कोविड के दौरान मास्क तो हम लोग लगा रहे हैं लेकिन उसको सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं। कई बार ये देखा जाता है कि मास्क जो है वो तो मास्क पहनने के बाद मास्क के सामने वाले हिस्से को बार बार छूते हैं, फिर उपयोग जो बाहर जा रहे हैं वो घर पे आके मास्क एक जगह कहीं टेबल पे या कहीं पे रख दिया, और घर में कोई और सदस्य है, बच्चे हैं, वो उसको मतलब खेलने में या किसी और चीज में देख रहे हैं। दूसरा कि एक बार मास्क ले लिया तो अब ये लगता है कि भाई ये तो अब बाहर जब जाए तो इससे बचाव होगा, तो वो बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ साथ फिर कई बार आप देखेंगे नाक और मुंह दोनों ढका होना चाहिए, लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं कि मुंह ढक लेते हैं, नाक खुला छोड़ देते हैं, इससे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप जो मास्क है उसको सही
इस्तेमाल जो है वो करना बहुत जरूरी है। मास्क पहनने से पहले हाथ को साबुन और पानी से जरूर धोएं और इसको मास्क को पीछे से पकड़ें, इसको कभी भी आगे की ओर से ना पकड़ें। अगर डिस्पोजेबल मास्क लगा रहे हैं तो इसको इस्तेमाल करने के बाद डस्टबिन में, जो ढक्कन वाले डस्टबिन है उसमें फेंकें, या फिर कम से कम इसको अखबार में लपेट के 3 दिन के लिए बाहर छोड़ दें और फिर इसको कचड़े के साथ फेंकें। इसके साथ साथ अगर आप कोई फेस कवर इस्तेमाल कर रहे हैं जो दोबारा धो के पहनने वाला है, तो उसको गर्म पानी में धोएं और धोने के बाद धूप में सुखाएं। अगर किसी वजह से बारिश का मौसम है और धूप नहीं हो रही है तो गर्म प्रेस से इसको अच्छे तरह से अधिक तापमान में हो, ताकि वो उस पे जो वायरस या बैक्टीरिया का कोई असर ना रह जाए। ये मास्क जो है वो घर पे बना सकते हैं, जो बच्चे अगर हैं छोटे उनको भी बता सकते हैं। रुमाल जो होता है उसको 3 तह में अगर बना दिया जाए, मोड़ दिया जाए, तो 3 लेयर की बात करते हैं, 3 तह का मास्क या फेस कवर बना के पहना जा सकता है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि गीला या नम, अगर गीला हो गया मास्क तो उसका उपयोग ना करें, उसको धो के सुखाने के बाद ही उपयोग करें। गीला होने से सिर्फ यही असर पड़ता है कि आप जो जितना हवा उसके थ्रू पास होना चाहिए वो पास नहीं होता है और उसकी वजह से दिक्कत होती है। ये एक छोटी सी एक वीडियो है मास्क को लेके। लॉकडाउन ने हमें कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेडिंग से काफी हद तक तो बचा लिया है, लेकिन खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है। तो ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लॉकडाउन ने हमें कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेडिंग से काफी हद तक तो बचा लिया है, लेकिन खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है। एक जो महत्वपूर्ण बात और मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप आपके हमारे हर व्यक्ति के आसपास में कोई ना कोई संक्रमण जैसे या तो बीमार हुआ या उसके रिश्तेदार कोई बीमार हुए हैं, तो एक बात ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं, तो इससे घबराना नहीं है। बिल्कुल अफवाह जो है वो अब निराधार हो चुके हैं। एक सकारात्मक पहलू है उस पर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है। और उसके साथ साथ अगर लक्षण हो तो लक्षण के अभी पिछले 9-10 महीने में जो जिस तरह के लक्षण के उपाय और इलाज किए जा रहे हैं, तो उससे इसको प्रॉपरली मैनेज किया जा सकता है। कुछ केसेस में अस्पताल में रहने की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन ज्यादातर केस आज के डेट में वो घर पे होम आइसोलेशन के द्वारा ठीक हो जा रहा है। तो ये नजदीकी जो आपके कोविड हॉस्पिटल हो या डॉक्टर हो, अगर कोई चीज ध्यान में नहीं है तो 104 नंबर को याद रखिए, 104। ये आपको सही जानकारी और सही सूचना उपलब्ध कराएगा। एक कोई भी आधार आवश्यक जो सेवा है वो सब उपलब्ध है। अभी धीरे धीरे हर चीज खुल रही है, तो हमें उसमें सहभागिता तो लेनी है, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि हम उस सहभागिता लेने के क्रम में कहीं ज्यादा ये ना करें, उसमें एक लिमिट तक ही हम अपने आप को एक्सपोज करें जहां तक संभव हो। तो ये खत्म तो नहीं हुआ है और ना इसकी कोई दवाई है। तो ये जो 3 बातें हैं जो मुख्यतः मुख्यतः 3 बातें मैं वापिस से आपको दोहरा रहा हूँ कि हाथों को साफ इस्तेमाल करें और सांसों की स्वच्छता, जहाँ पे बाहर थूकना नहीं है, छींकने के समय अपने केहनी का इस्तेमाल करें, या फिर लोगों से आप जहाँ मेल जोल कर रहे हैं वहाँ शारीरिक दूरी बनाए रखें। तो ये करके हम अपने जो हमारे विद्यालय में जब विद्यालय खुलेंगे उस समय भी हम व्यवस्थित कर सकते हैं। और खास तौर पे जो बच्चे हैं जब एक दूसरे के पास में रहते हैं,
चाहे वो खेलने के दौरान हो या क्लास में बैठने के दौरान, तो वो हम ध्यान रख सकते हैं कि वो आसपास एकदम क्लोज इसमें ना बैठे, थोड़ी दूरी 2 गज की दूरी बना के बैठे और फेस कवर लगा के बैठे। तो इस समस्या से बिल्कुल हम लोग जूझ सकते हैं और ओवरकम कर सकते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अब हमारे स्कूल सुरक्षा से संबंधित जो यूनिसेफ से विशेषज्ञ श्री विशाल जी, जिनके साथ हम लोग पिछले काफी सालों से बहुत नजदीकी से काम कर रहे हैं और काफी बहुत सारे काम जो स्कूल सेफ्टी से रिलेटेड है उनके टेक्निकल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में हुए हैं और अन्य राज्यों का भी उनके साथ भ्रमण करके हम लोग अच्छी अच्छी चीजें सीख कर छत्तीसगढ़ में लागू करने का प्रयास कर। तो हमारे बीच में मैं पूरे आदर के साथ श्री विशाल वासवानी जी, जो यूनिसेफ से स्कूल सेफ्टी के एक्सपर्ट्स हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। और मेरी आवाज आ रही है? जी, जी। आ रही। तो मेरे जितने भी मेरे जो बंधु हैं यहाँ पे, जो शिक्षक गण हैं, उन्हीं सभी को हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी बात यही कहूंगा कि हमारे जॉब सर ने जो बातें कही कि जो प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है कि कोरोना वॉरियर जो हैं, जो कोविड वॉरियर जो थे हमारे, उसमें आपका जो नाम जैसे कि एक नर्स, एक डॉक्टर को दिखाया गया, एक सफाई कर्मी को दिखाया गया, पुलिस वाले को दिखाया गया कि ये सब कोरोना वॉरियर हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, मतलब रिस्पांस में हैं। लेकिन जैसे ही ये कोरोना अभी कम होना शुरू होगा, तो हमें जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है, जो हमें अपने राज्य का पुनर्निर्माण करना है, जो रिकवरी करनी है, उसमें मैं कहूंगा टीचर्स का सबसे बड़ा रोल होगा। और टीचर्स का रोल ना सिर्फ कोरोना के जो प्रभाव हमारे ऊपर आ गए हैं, बच्चों के ऊपर आए हैं, ना तो सिर्फ उनके मेंटल हेल्थ, उनके फिजिकल हेल्थ, बल्कि उनके जहां जिस चीज पर भी प्रभाव आया है शिक्षा के क्षेत्र में, उन सब को कम करने के लिए हर एक शिक्षक की भूमिका जो है वो अहम हो जाती है। हमें अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों की जो 6 महीने से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, उसको हम किस तरह से वापस जो है ट्रैक पर लेकर आएंगे। उनके ऊपर अगर कोई मानसिक प्रभाव पड़ा है तो उसको हम किस तरह से कम करेंगे। और अगर बच्चा कोविड के कारण, परिवार जो है बच्चे को बाल मजदूरी या बच्चों का जो बाल विवाह या तस्करी, मानव तस्करी में अगर बच्चे फंस रहे हैं, तो हर एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि अपने स्कूल के क्षेत्र में आने वाले बच्चों को फिजिकली वेरीफाई करके स्कूल तक लेके आना, जैसे ही स्कूल खुलता है। और अभी भी जब आप समुदाय में जाते हैं तो अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा जो है आपके नजर से ओझल हो जाए और कोई लड़का बच्चा जो है यहाँ से किसी बाल श्रम या बाल तस्करी में या इस तरह की चीजों में चला जाए। जहां तक शाला सुरक्षा की बारी है, तो छत्तीसगढ़ एक बहुत मैं कहूंगा कि अच्छा राज्य है, जहाँ पे, और दूसरा ऐसा राज्य है जहाँ पे मुख्यमंत्री स्तर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। हमने सेफ सैटरडे यानी सुरक्षित शनिवार नाम से एक कार्यक्रम जो है वो चालू किया है, जिसमें स्कूल खुलने के बाद हर शनिवार को आपके स्कूल में 40 मिनट तक एक एक्टिविटी होगी और बच्चों को एक निम्नलिखित जो टॉपिक पर, विषय पर ज्ञान दिया जाएगा। ये ज्ञान आपके यहाँ जो बाल संसद गठित की गई है उनके द्वारा तथा जो नोडल टीचर हैं उनके द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए हमने एक प्रयास, नवा एक इनोवेशन शुरू करने वाले हैं। वो ये है कि हम जितने भी 48 हमारे टॉपिक विषय हैं, जिसमें कि बाल, आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन के टॉपिक्स हैं, गुड टच बैड टच है, भूकंप है, आग है, बाढ़ है, आग लगी है, सर्पदंश या सांप का काटना है, या जंगली जानवर जो स्कूल में घुस आते हैं उनका है, इस तरह के समस्त जितने भी पॉसिबल आपदाएं डे टू डे लाइफ में होती हैं या बड़ी नेचुरल या मैनमेड होती हैं, हमने सबको कवर करने की कोशिश की है। और ये सारी आपदाएं हमने इन कंसल्टेशन विद एजुकेशन डिपार्टमेंट के मार्क की हैं। तो इनके 3 से 5 मिनट के एक वीडियो बना के हम एक चैनल के माध्यम से आपको भेजेंगे, जिसको देखकर आप लोगों को अपने बाल संसद को और बच्चों को वो गतिविधियां उस पर्टिकुलर शनिवार के दिन लिखा रहेगा कि अक्टूबर में तीसरा हफ्ता है तो आपको ये गतिविधि करानी है। ज्यादातर आपदाएं हमने सीजनल ली हैं। जैसे हमें पता है कि अभी त्योहार का मौसम है, तो इससे पहले भगदड़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, या इसी से संबंधित जैसे
बाढ़ आने से पहले बाढ़ का, लू लगने से पहले, गर्मी से पहले लू लगने का, तथा अभी शीतलहर शुरू होगा सर्दी में, तो उससे पहले शीतलहर के बारे में प्रॉपर जानकारी बच्चों को दी जाएगी। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हम एक ऐसी पूर्व तैयारी की संस्कृति को लेके आना चाहते हैं जिसमें बच्चे जो हैं आज यहाँ छत्तीसगढ़ में हैं, कल को दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और अब हर जगह का हाल देखने खराब है, जहां वो जाएं, लाइफ में आगे बढ़ें, वो किसी भी आपदा से प्रभावित ना हो। तो इस साल का हमारा ये जो है वीडियो बनाने का विचार है, और जैसे ही स्कूल खुलेंगे हमें आप सबका सहयोग चाहिए होगा, आप सबका सहयोग अपेक्षित रहेगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से सफल बनाएंगे। इसके साथ साथ एक वैगन व्हील डिजाइन किया गया है। वैगन व्हील मतलब वही जो 48 टॉपिक जिस पे लिखे गए हैं, उसके लिए सुधीश जी हमें बताएंगे कि कुछ फंड और उसका डिजाइन आपके यहाँ आएगा, तो आपको स्कूल में बड़ा करके लगवाना है, ताकि आप लोगों को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराता रहे कि हमें बच्चों को भविष्य में आने वाली सारी आपदाओं के लिए पहले से तैयारी करके रखनी है। सुधीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ होगा तो आई एम देयर ओनली। सभी से जुड़े जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले ये निर्देश मिला है कि वे अपने जो एक आरोग्य सेतु ऐप है, इसको आप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे और आरोग्य सेतु ऐप में जो भी जानकारियां दी जाती हैं उसको निरंतर रूप से देखेंगे और अपने साथियों और अपने विद्यार्थियों को सौंपेंगे। इसके अलावा जो आयुष के द्वारा जो जानकारियां नियमित रूप से दी जा रही हैं उसको भी आप देखने का काम करेंगे। और प्रत्येक हितग्राही स्कूल शिक्षा विभाग से जुड़े जितने भी लोग हैं वो, जैसा कि अभी अभिषेक जी ने बताया, मास्क या गमछा ये नियमित रूप से लगाना है। कई बार हम लोगों ने अभी पूरे छत्तीसगढ़ में जब हम लोग भ्रमण पे थे, सारे स्कूल अधिक से अधिक स्कूलों को देखने का प्रयास कर रहे थे, तो कई जगह ऐसा पाया गया कि बच्चे मास्क नहीं लगा रहे हैं, या अभिषेक जी ने जैसे बताया मास्क लगाया हुआ है लेकिन नाक के नीचे या टेक्निकल कुछ वो ठीक से उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो मास्क अच्छे से लगाना ये सुनिश्चित करना होगा। मास्क नहीं है तो गमछा लेकर वो लगाएं। फिर एक निर्धारित दूरी जो सरकार द्वारा तय की गई है उसका पालन करके वो बैठे, जो भी केंद्र जहाँ पर पढ़ाई हो रहा है। और सभी शिक्षण केंद्रों में साबुन और हाथ धोने की व्यवस्था होनी चाहिए और नियमित रूप से बच्चे साबुन से हाथ धोकर आए। और हाँ, साबुन से हाथ धोने के लिए भी जो निर्धारित समय है, कम से कम उतना समय साबुन उसमें रहे ताकि उसको अच्छे से धो सके। इसके वीडियोस भी हम लोग आपके साथ साझा करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ भी काफी चीजें बनाई गई हैं, उन सबको हम समय समय पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसके अलावा जो आज की मीटिंग हुई है उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं उसके डिटेल्स हम लोग आपको भेज देंगे। उसके आधार पे जितने भी जिले के जो प्रभारी हैं कोविड से बचाव के लिए, वो सभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जिले से ब्लॉक, ब्लॉक से संकुल और संकुल से स्कूलों से होते हुए पालकों और बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी के रूप में सेकेंडरी लेवल के लिए डीओ कार्यालय के एडीपीओ हैं, एलिमेंट्री लेवल के लिए डीएमसी कार्यालय से एपीसी ट्रेनिंग है, और जो पढ़ाई तुहर द्वार में जो मीडिया प्रभारी हैं वो प्रचार प्रसार के लिए जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार से ब्लॉक लेवल पे बीओ, एबीओ, संकुल लेवल पे हमारे संकुल समन्वयक साथी ये सभी जिम्मेदार होंगे, और स्कूल लेवल पे प्राचार्य और प्रधान पाठक ये सभी अपने स्कूल में जितने भी पालक हैं उन्होंने निश्चित रूप से बनाए होंगे अपने सोशल मीडिया में छोटे छोटे समूह। इन समूहों तक हम जो जानकारी यहाँ से भेज रहे हैं इन सभी समूहों तक भेजने का प्रयास करेंगे और उनसे फीडबैक भी लेते जाएंगे। इसके अलावा हमारे शिक्षक साथी काफी क्रिएटिव हैं और नियमित रूप से वे अपने नए नए क्रिएटिविटी का हम लोगों के साथ साझा करते हैं। तो इस जो बातें बताई जा रही हैं, जो सुरक्षा के महत्वपूर्ण इश्यूज है, उससे रिलेटेड संदेश, जिंगल, स्लोगन, पोस्टर, बैनर ये सारी चीजें हम बना सकते हैं, लोकल भाषा में बनाकर स्थानीय व्यक्तियों को इसके बारे में बता सकते हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने बच्चों से कोरोना के लिए पत्र लिखवाया था। काफी क्रिएटिव तरीके से बच्चों ने पत्र लिखे हैं। हिंदी के अलावा इंग्लिश में भी बच्चों ने कोरोना का पत्र लिखा है, और ये सारी गतिविधियां हमें सभी स्कूलों में कराने की कोशिश करनी चाहिए।
इसके अलावा हर स्कूल में हमारे यूथ क्लब हैं। ये यूथ क्लब का गठन प्राथमिक से लेके हायर सेकेंडरी तक के स्कूलों में हुआ है, जिसमें अलग अलग मंत्रीगण हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और भी अलग अलग पोर्टफोलियो वाले मंत्रीगण हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि सभी स्कूल इस यूथ क्लब को एक्टिवेट करें और यूथ क्लब के माध्यम से समुदाय में कोविड से रिलेटेड जानकारियों को त्योहार के पहले प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें, ताकि भीड़ के दौरान इस प्रकार के संक्रमण के खतरे को बचाया जा सके। समुदाय में भी कुछ बैठकें लेकर, विशेष बैठक लेकर ये 3 चीजें जो मास्क पहनना या गमछा से चेहरे को ढकना, दूरी बनाकर रखना और नियमित रूप से साबुन से हाथ धोना, तीन चीजों को पालकों के साथ भी बताना होगा। और जितने भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं चल रही हैं उस दौरान बीच बीच में इन चीजों पे न केवल चर्चा की जाए बल्कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है अथवा नहीं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। तो मैं यहाँ पर उम्मीद करूंगा कि आप सभी इन चीजों का अच्छे से ध्यान देंगे। और जैसा कि अभी विशाल जी ने बताया, एक प्रतिज्ञा भी हम लोगों को लेनी है, जो कि आज हम लोगों ने आदरणीय जितेंद्र शुक्ला जी, संचालक लोक शिक्षण महोदय के माध्यम से इसको लेने का प्लान किया था, लेकिन तकनीकी वजह से वे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए इनका वीडियो बनाकर हम लोग भेजेंगे और आप सभी से अनुरोध रहेगा, जितने भी स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड कार्यालय हैं उन कार्यालयों में और स्कूलों में बच्चों के साथ इस प्रतिज्ञा को लें। इस प्रतिज्ञा का जो कॉपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, ताकि उसको हम अपने अपने क्षेत्र में इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते थे। और सोशल मीडिया से काफी इम्पोर्टेंट चीजें आपको इस इशू के बारे में लगातार मालूम ही चल रहा है। तो इन 3 चीजों पे हमको ध्यान देना है। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा विशाल जी से और अभिषेक जी से, यदि कुछ प्रश्न या सवाल हमारे साथियों से आए हो हमारे फेसबुक में कमेंट वाले पेज में आप अपनी बात रख सकते हैं। उनमें से कुछ चीजों को हम यहाँ पर सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो यदि अभी तक कुछ सवाल आए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको हम लोग साझा करके उसके जवाब दें। और यदि कोई वीडियो हो इम्पोर्टेंट जो इस पूरे कार्यक्रम को हाईलाइट करता हो तो उसको भी यदि हम साझा कर सके तो काफी अच्छा होगा। अभिषेक जी। जी बहुत धन्यवाद। एक फेसबुक पे अयूब खान जी का एक सवाल है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का भय कैसे मुक्त करें। बीजापुर से उन्होंने लिखा है और बच्चे बहुत कम आते हैं कोविड क्लास में, सॉरी ये मोहल्ला क्लास में। तो मेरा एक सिर्फ यही सुझाव है कि कोरोना से अभी आपने देखा कि जो भी जितने भी नए केसेस अभी आ रहे हैं और जो पुराने, तो एक बहुत बड़ी संख्या जो हम लोग अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ी संख्या है जो लोग ठीक हो रहे हैं। तो डरने वाली बात नहीं है और सिर्फ 3 बातों का आपको ध्यान रखना है जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी। साबुन से हाथ धोना, फेस कवर लगाना या मास्क लगाना और दूरी बना के रखना। यही 3 चीज अभी करना है और कोई चौथी चीज इसमें करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में लाना है, व्यवहार में लेके आना है इसको। हमारे पास जानकारी है, मुझे पता है आप सब ये बात जानते हैं, बहुत तरह के सोर्सेस से आपके पास ये जानकारी आई है, लेकिन फिर भी आप जब बाजार में जाएंगे आपके सामने अगर कोई व्यक्ति आता है और वो उसने मास्क नहीं पहना है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको टोकिए मास्क पहनने के लिए। और अगर कोई बहुत क्लोज कांटेक्ट में आता है तो उससे थोड़ी दूरी बना के बात करने के लिए आप खुद भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा सा दूर होके बात कर लीजिए। अभी के समय में मुझे लगता है कि ये आत्मीयता दिखाने से ज्यादा हमें इस बीमारी से बचने की जरूरत है और इसको इसी तरह से हम आगे लेके जा सकते हैं। जी। चैट बॉक्स में बिल्कुल आप जो आशा जी ने लिखा है पीडीएफ में बिल्कुल हम लोग ये सारी जानकारी शेयर किए और ये फेसबुक पे भी उपलब्ध है जो हम लोग
लोगों ने अभी फेसबुक लाइव किया है ये पूरे इवेंट का, तो वहां पे आप बाद में भी देख सकते हैं। वैसे आपके जिस तरीके से आपको इस मीटिंग की सूचना मिली थी, उसी तरीके से, चाहे वो व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, आपको हम लोग ये जो जानकारी है वो पोस्टर और जो भी वीडियोस होंगे वो सारे उपलब्ध कराएंगे। हेलो, और कोई यदि किसी साथी का सवाल हो तो वो फेसबुक कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि उनको हम लोग यहाँ पर साझा कर सकें। हेलो, इस कार्यक्रम के दौरान शुरुआत में आदरणीय श्री जॉब जी ने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे इशारा किया है। मैं सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो लगातार अपने जो विद्यार्थी हैं उनके संपर्क में रहे। आप सभी जानते होंगे कि इस समय जो आर्थिक परिस्थितियां और भी अन्य प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो लोगों को घरों के भीतर लगातार रहना है, तो विभिन्न प्रकार के शोषण जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। इसके अलावा जो बाल मजदूरी के अलावा बाल विवाह, इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। ये समस्याएं ना हो बस हमारे स्टूडेंट के साथ, इसलिए मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि वो अपने बच्चों के बहुत निकट संपर्क में लगातार बने रहें और उनसे उनका पढ़ाई के साथ साथ उनका व्यक्तिगत हालचाल भी पूछते रहें। उनको मेंटल ट्रॉमा ना हो, इसलिए क्लासरूम को भी बहुत ज्यादा तनाव युक्त न रखते हुए बहुत अच्छे से खेल खेल में सिखाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की अ, अतिरिक्त तनाव को फेस करने की जरूरत ना पड़े। कोई और प्रश्न आए हैं सर? एक सवाल अभी आया है, मुझे लगता है ये बात करना बहुत जरूरी है। दिव्यांश जी का सवाल है कि मास्क अनिवार्य है या बात करते समय निकाल सकते हैं? क्योंकि जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो आवाज सुनने में बच्चों को असुविधा होती है। मेरा ख्याल है दिव्यांश जी, जो मास्क लगाने का जो मेन पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। आप जब किसी के सामने बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं स्क्रीन पे बात कर रहा हूँ, मैं अपने घर में हूँ, मेरे सामने आसपास कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना है। लेकिन अगर मैं बाहर निकलता हूँ या मेरे सामने कोई बैठा है, तो उस समय मुझे मास्क पहनना बहुत जरूरी है। और ये मैं आपको इसीलिए कहूंगा कि अगर हमें थोड़ा जोर से बोलना पड़े तो जरूरी है। आपको ऐसा लगता है, आवाज बिल्कुल सुनाई देगी जब उसमें से हवा मास्क से निकलता है, आवाज भी जो आती है, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारा लिप रीड नहीं कर पा रहा, हमारे भाव को नहीं समझ पा रहा है। हम हंस रहे हैं, गुस्से में है, किस हमारा जो भाव है वो नहीं ट्रांसमिट हो रहा है। तो ये मेरा आपको सजेशन है कि इसको बिल्कुल आप फोकस कीजिए और मास्क जरूर लगाइए। और उसी पे किसी और साथी ने कहा है कि हम जब पालन करेंगे, आप जब शिक्षक आप स्वयं पालन करेंगे तो आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। और जो पालक हैं, माता पिता हैं, वो आपको देख के इसमें प्रेरणा लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये स्वयं को एक रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत कीजिए, ताकि आप अगर करेंगे तो दूसरे लोग इससे करेंगे। और बहुत सीधा मंत्र है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है इसमें कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। बिल्कुल सही है। और स्कूल कब खुलेगा, ऐसे सवाल आ रहे हैं सुधीर जी, तो मुझे लगता है ये सरकार का निर्णय होगा। इसमें स्कूल खुलने के दौरान ये बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि किस तरह से केसेस आ रहे हैं और क्या बाहरी परिवेश। अभी जैसे धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं, तो मेरे ख्याल से जब सरकार निर्णय लेगी तो उस समय खुलेगा। लेकिन हाँ, हमें तैयार रहना है कि जब स्कूल खुले तो उस समय हम ये व्यवस्थाएं इस तरह से बनाएं कि जो सामाजिक दूरी की बात कर रहे हैं, या जो क्लोज जो फेस कवर की बात कर रहे हैं, ये बच्चे हाथ धुलाई की बात कर रहे हैं, ये बच्चे इसको अपने व्यवहार में अपना लें और इसे फॉलो करें। कुछ एक सवाल आशीष दास जी ने लिखा है कि कोरोना ठीक हो जाने के बाद कितने दिनों तक वायरस रह सकता है?
जी बिल्कुल, ठीक होने के बाद वायरस आपके शरीर में नहीं मिलेगा। ठीक होने के बाद एक बार टेस्ट हो गया और निगेटिव आ गया तो आपके शरीर में इस वायरस का जब एक बार पहली बार जब एक्टिव ये जब टेस्ट होता है, दूसरी बार जब टेस्ट हुआ आपको पता चल गया, तो उस समय फिर आपके शरीर में नहीं मिलेगा। शरीर में क्या मिलेगा? एंटीबॉडी मिलेगा। एंटीबॉडी यानी कोरोना से लड़ने के लिए आपके शरीर ने जो अपनी क्षमता डेवलप की है, उसका एंटीबॉडी आपके शरीर के अंदर मिलेगा। तो ये मतलब एवरेज अगर देखें तो 9 दिन है, कहीं 14 दिन है, 15 दिन है। लेकिन अगर ठीक हो गया, और ठीक होने के बाद इसीलिए एक 15 दिन के लिए मना करते हैं कि 15 दिन के बाद आप अपने कार्य को कर सकते हैं सामान्य तरीके से। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं। एक सवाल लौकुश जी ने पूछा है कि गरीब बच्चों में मास्क के उपयोग और स्थानीय घर पर निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई मास्क ऐसा नहीं है कि मास्क कहा जा रहा है। जैसा अभी हमने बात किया, सुधीर जी ने भी कहा कि रुमाल हो, गमछा हो, ऐसे कोई भी कपड़े जो प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन हाँ, उसका इस्तेमाल सिर्फ मास्क की तरीके से या फेस कवर के लिए किया जाए। उसको दोबारा किसी और चीज के लिए उपलब्ध मतलब ना लिया जाए उसका उपयोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से सुधीर जी जो सवाल हैं वो यही हैं, और कमेंट्स हैं बहुत सारे। हम लोग फेसबुक पे जो हमारे साथी जुड़े हैं, आपको यहाँ पे हम लोग कमेंट के माध्यम से भी जवाब देंगे बाद में, अगर आपके कोई सवाल आते हैं। बार बार धन्यवाद साबुन जी। करने से कोई नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप कोई भी साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप कोई तेल या कोई क्रीम लगा सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कोई हाथ रूखे हो गए हैं या कुछ तकलीफ हो रही है। अभिषेक, एक मिथिलेश दिवांगन जी का क्वेश्चन है कि करो और क्या क्या कर सकते हैं कोरोना से बचने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए? कि अभी के समय में अगर जो बात है वो यही है, 3 बातें सिर्फ हम लोग कह रहे हैं। 3 बातें: मास्क जाना है, सामाजिक दूरी या जो शारीरिक दूरी, अगर किसी भी तरीके से एक जगह पे भीड़ भाड़ हो रही है वहां पे अपने आप को बचा के रखना है। 2 गज कितना होता है? 2 मीटर, करीब करीब 6 फीट के आसपास अपने आप को दूर रखिए, दो लोगों के बीच में। सामने क्लोज कांटेक्ट में बात मत कीजिए, हाथ को बार बार धोइए। तो ये 3 बातें हैं केवल, अगर इसको फॉलो करते हैं इसका प्रसार कम होगा। और आप आज के सुबह के अखबार में एक अच्छी जानकारी भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने दी है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, कि भारत जो है अपने पीक पे आ गया है और अब केसेस कम हो रहे हैं। तो जब ये केसेस कम हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक इन्हीं हमारे आपके जो व्यवहार है यही उस केस को कम करने में मदद कर रहा है। तो हम लोग अगर इसको कंटिन्यू करें तो मेरे ख्याल से हम लोग इसको एक कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद अभिषेक जी। विशाल जी, आपकी तरफ वाक्य यदि हो। नहीं सतीश जी, आई थिंक सारी बातें हम लोगों ने रख ली। और करीब करीब अब ये सेफ सैटरडे के लिए हम इनसे यही कहेंगे कि सुरक्षित शनिवार का कॉन्सेप्ट हम लोग जैसे ही स्कूल शुरू होते हैं उसको हम रोल आउट करना शुरू करें। और हम बिल्कुल तैयार कर दें कि छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे जो हैं वो आपदा से लड़ने के लिए बेहतर तैयार हैं और हमारे पूरे देश के लिए एक रोल मॉडल रहें। और फिर हम लोग भी बुला सकें अदर स्टेट्स को कि आए भाई हमारे यहाँ देखें कि ये मॉडल कैसा है। थैंक यू सुधीश जी। और इसके बाद भी अगर कोई वेबिनार इस तरह का जरूरत होगा जिस जो इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं, तो अपने लोग टॉपिक लिख के भेज सकते हैं आपको। हम उन टॉपिक पर भी उस तरह के वेबिनार्स करने की कोशिश करेंगे। और भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, अगर किसी को मेडिकल में ही जानना है कि नहीं मेडिकल इसका अभी क्या चल रहा है, होम क्वारंटाइन कैसे हो, तो हम उन चीजों के लिए भी सक्षम हैं। और अगर कुछ भी ऐसा होगा तो हम तैयार रहेंगे, आप जैसा भी बताएंगे हम इसको कर लेंगे। जी, आपका म्यूट है सुधीर जी, आप म्यूट है।
थैंक यू विशाल जी। जॉब सर यदि जुड़े हो और वो कुछ अपनी बात रखना चाहें। नहीं, वो जा चुके हैं, आई थिंक मीटिंग से निकल चुके हैं। जी तो मुझे लगता है कि जी। आप ही तो समापन। साथियों जी, तो साथियों आज का जो वेबिनार था जिस उद्देश्य से हम लोगों ने आयोजित किया था कि कोविड कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ कैसे काम करना है, सीखने सिखाने के दौरान किस प्रकार की सावधानी बरतनी है और हमारे व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन लाए जाने हैं और डिपार्टमेंट की तरफ से जिले से लेकर स्कूल तक क्या क्या कार्य मुख्य रूप से किए जाने हैं, इन सभी जानकारियों को हम लोगों ने इस वेबिनार आपके साथ साझा करने का प्रयास किया और इससे रिलेटेड एक शासकीय पत्र भी मिशन संचालक महोदय के हस्ताक्षर से आपको आज ही जारी कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपको इस सब की जानकारी मिल सके। इसके अलावा यूनिसेफ से बहुत सारी जानकारियां, वीडियोस आदि हम लोगों को मिलेंगे, तो उसको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ साझा करेंगे, जिससे आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के ग्रुप में इसको जल्दी से जल्दी शेयर करें और ये सारी गतिविधियां त्योहार के पहले कर लें, ताकि भीड़ भाड़ से होने वाले जो रिस्क है उससे हम बच सकें। और जितने भी चीजें हुई हैं आज, सबसे पहले तो मैं यूनिसेफ के हमारे साथी अभिषेक जी का और विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हम लोगों के इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। जॉब सर का भी मैं आभारी हूँ। जितेंद्र सर जो मिशन संचालक महोदय हैं, वो लगातार काफी समय तक प्रयास कर रहे थे कि इससे जुड़ सके, लेकिन किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए। तो हम लोगों ने उनका जो संदेश है, जैसा कि विशाल जी ने कहा, कल रिकॉर्ड करके कोशिश करेंगे कि आपके साथ साझा कर सके, ताकि आप जो उनके निर्देश हैं इस कार्यक्रम के बारे में, उसको उन निर्देशों को आप सीधे सुन सकें। तो ये गंभीर वेबिनार था और इस वेबिनार में जितने भी बातें बताई गई उसका मैं सभी साथियों से, काफी बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं, वो उन सभी से ये अपेक्षा रहेगी कि वे इन सबका अच्छे से पालन करेंगे और ये समय बाहर रहकर देखने या दर्शक बने रहने का नहीं है। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है और जागरूक और सावधान बने रहना है। सावधानी में ही समझदारी है। और क्योंकि इस कार्यक्रम के अंत में मैं 2 लाइन आप सभी के साथ रखना चाहूंगा। जलते घर को देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा, आगे मुकद्दर आपका है। तो इस प्रकार का कोई दुर्घटना हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे बच्चों के साथ ना हो, इसके लिए केवल चुपचाप देखने से नहीं होगा। जो भी जानकारी हमको मिल रही है उसको हम सबको एक दूसरे के साथ साझा करना होगा और सभी के व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए इसका पालन करेंगे, तभी हम कोविड के साथ अपने आप को आगे जीना सीख सकेंगे और आगे हम अपने आप को सक्रिय रहते हुए काम करना सीख सकेंगे। तो अंत में सभी साथियों का पुनः धन्यवाद। आज जितने लोग जुड़े इस कार्यक्रम से और जितने साथियों ने सहयोग दिया इस कार्यक्रम के संचालन के लिए और जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा की, तो सभी को पुनः पुनः काफी धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।